तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको देखने वाले हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है, इनका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है। ठीक है ना बच्चों, तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का महान्यायवादी जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद 76 में, 76 में। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का क्या होता है, यह विधि अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का क्या होता है, यह विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना, और भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, यानी ये संसद का भी सदस्य नहीं होता है और न ही मंत्रिमंडल का यह सदस्य जो है वो होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में कि वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में क्या कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है ना, समितियों में सदन में बोल सकता है, किंतु उसे वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो वोट नहीं दे सकता है। कभी ओपिनियन लिया जाए या उनकी बातों उनकी विचारधारा को लिया जाए तो वो उस समय क्या होता है, मौन होता है, जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल अनुच्छेद 88 में की गई है। ठीक है ना, अब महान्यायवादी की नियुक्ति की बात किया जाए तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर वो क्या करता है, पद जो है वो धारण करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता या वही योग्यता व एलिजिबिलिटी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वही महान्यायवादी के बनने के लिए भी हमें चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में क्या है, सुनवाई का अधिकार है। वो भारत के रीजन में, क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है और वहां क्या कर सकता है, वो सुनवाई कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकता है, वो सुनवाई जो है वो कर सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है ना, यानी एक सॉलिसिटर जनरल और 2 एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल होते हैं महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए। ठीक है ना, चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, ठीक है ना, भारत सरकार का जो है वो मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख क्या होता है, वकील होता है महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या होता है, यह वकील होता है। ठीक है ना, महान्यायवादी। और भारत सरकार का क्या होता है, यह कानूनी सलाहकार होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को क्या करना है, निभाना है। यानी कानूनी संबंधी जितने भी जिम्मेदारियां होंगी, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितने फाइल होंगी, कोई मैटर होगा, कोई इश्यू होगा, कोई भारत सरकार के खिलाफ केस होगा, तो सबसे रिलेटेड जो काम होगा वो अटॉर्नी जनरल का ही होगा। ठीक है ना, और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजा जाता है। यानी राष्ट्रपति जिस कानूनी प्रक्रिया के लिए उनके पास भेजता है उस कानूनी प्रक्रिया को निभाने का जो काम है वो भी किसका है, वो भी अटॉर्नी जनरल का ही है, यानी भारत के महान्यायवादी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है वह अपनी राय से सरकार को क्या कराता है, सरकार को अवगत कराता है कि ये कानून है, इसे ऐसे निपटा जा सकता है, यह धारा या आर्टिकल है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, अपनी कानूनी सलाह से सरकार को क्या करता है, रूबरू कराता है, अवगत कराता है। ठीक है ना, चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महान्यायवादी का कोई निश्चित पद अवधि नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी का कोई निश्चित टेन्योर नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है ना, वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। यानी राष्ट्रपति की मर्जी जब तक चलेगी वो अपने पोस्ट पे क्या होगा, बना होगा। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इनको हटा देना चाहिए तो वो क्या करेगा, इनको हटा देगा, और नहीं अगर हटाता है तो वो पोस्ट पे जस का तस जो है वो बने रहेंगे। ठीक है ना, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसे हटाए जाने का संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निश्चित अवधि वाला, और दूसरा जो है संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है इसे हटाए जाने का। ठीक है ना बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये पूछ सकता है कि क्या संविधान में महान्यायवादी को हटाए जाने की कोई प्रक्रिया है, नहीं है, एसेशन रीजनिंग में ये सवाल आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उसे हटाए जाने का संविधान में कोई प्रक्रिया का उल्लेख है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
कि महान्यायवादी वही वेतन पाता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी जो सैलरी राष्ट्रपति इसको निर्धारित करता है वो सैलरी महान्यायवादी को क्या होता है, मिलता है। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है, ठीक है ना, इसी के आसपास इनकी सैलरी पाई जाती है, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि आर वेंकट मणि जो हैं वो 16वें महान्यायवादी हैं, ठीक है ना। आर वेंकट मणि जो हैं वो भारत सरकार के 16वें महान्यायवादी हैं। तो बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।